क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब कूल। चलिए, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे केमिस्ट्री में टोटल 10th में होते हैं चैप्टर 5। चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 और आज का टॉपिक आप मान के चलो, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका चैप्टर लगभग 70% कंप्लीट हो गया। 30% एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला पार्ट बचेगा, जो हम लगभग 2 वीडियोस के अंदर कवर अप कर सकते हैं। तो अगले 2 वीडियो में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपके बचेंगे 2 चैप्टर, जो हम लोग कोशिश करेंगे सितंबर एंड तक कंप्लीट कर दें। फिर अक्टूबर से मैं आप लोगों से लूंगा एक रिव्यू कि क्या आप चाहते हो कि हम लोग बनाए बायोलॉजी के वीडियोस, तो आप मुझे बताइएगा, वैसा हम लोग काम करेंगे। तो गाइज, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कॉपी पेन वगैरह आप जो भी है उठा लो। नोट्स आप लोगों ने ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन से ले ही लिए हैं, मैं जानता हूं। और जिन लोगों को नहीं पता है, प्यारे बच्चों, ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर मेरे हाथ से बने हुए मेरे नोट्स हैं, जिसको आप रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट हाउ मेटल्स and non-metals, how metals and non-metals reacts। ये आपको टॉपिक आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, जिसका ये कहने का मतलब है कि आपको ये बताना है कि मेटल और नॉन मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ईच अदर। देखा जाए तो इस टॉपिक का नाम ऐसा होना चाहिए, दैट हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर। तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास 9th में इस टॉपिक को पढ़े जरूर हो, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि छोटू मोटू बच्चे हो इसलिए थोड़ा सा भूल जाते हो। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वो पुरानी बात रिवाइज करा देता हूं। अच्छे से क्लास 9th का हम लोग रिवीजन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में आपने सीखा होगा कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, अगर नहीं भी पढ़ा तो अब यहां पर देखिएगा, 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले और सबसे अच्छे होते हैं आपके नोबल गैस एलिमेंट्स। सबसे अच्छे कौन से होते हैं आपके? नोबल गैस एलिमेंट्स, जिन्हें हम लोग पीरियोडिक टेबल में या हम लोग हमारे केमिस्ट्री में बिल्कुल सेंटर में मानते हैं, रखते नहीं है, मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि नोबल गैस का जो वैलेंस शेल होता है, नोबल गैस का जो वैलेंस शेल होता है, जिन बच्चों को वैलेंस शेल का मतलब नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में सोडियम नाम का एटम है, तो ये सोडियम एटम का न्यूक्लियस हो गया बीचों बीच। फिर ये न्यूक्लियस के बाद ये पहला शेल, जिसको आप लोग के शेल पढ़ के आए हो। फिर दूसरा शेल, जिसे आप लोग एल पढ़ के आए हो। फिर तीसरा शेल, जिसे आप एम पढ़ के आए हो। ऐसे बहुत सारे शेल्स होते हैं। तो सोडियम के अंदर, क्योंकि टोटल आप लोग सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, 11 होता है। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपके एटम का एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, और उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आपने 11 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब आप यहां पर देखिए, क्योंकि सोडियम में ये वाला शेल लास्ट शेल है, इसीलिए इस लास्ट शेल को बोला जाता है वैलेंस शेल। क्या बोला जाता है? लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोला जाता है। वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल ऑफ द एटम, एक एटम का लास्ट शेल। तो आपका नोबल गैस का जो वैलेंस शेल होता है, लास्ट शेल होता है, इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल को लास्ट शेल भी बोला जा सकता है, या आप इसको आउटर मोस्ट शेल भी बोल सकते हो, सबसे बाहर वाला। उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है इट नीदर एक्सेप्ट्स नॉर डोनेट, यानी अब इन नोबल गैसेस को ना तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, मतलब बिल्कुल नोबल होते हैं। और इसी वजह से नोबल गैसेस आर ऑलवेज नॉन रिएक्टिव। आपकी नोबल गैसेस हमेशा क्या होती है? नॉन रिएक्टिव होती है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और सिखा दूं, याद दिला दूं, ये मैं रिवाइज करा रहा हूं, ये 10th में नहीं है, ये सब 9th में था, लेकिन आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है ऑक्टेट। क्या बोला जाता है? ऑक्टेट। व्हाट इज ऑक्टेट? ऑक्टेट का मतलब होता है व्हेन 8 या व्हेन देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in the valence shell. In the valence shell it is called as octet, not octet, it is called as complete octet. क्या बोला जाता है? कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये जो नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसी वजह से ये कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। और जो रिएक्शन नहीं करते मतलब वो बहुत ज्यादा खुश है, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश है, मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। और दुनिया में हर एलिमेंट क्या चाहेगा? दुनिया में हर इंसान क्या चाहेगा? कि वो स्टेबल रहे, उसके पास में कोई चिंता ना हो, आराम से बैठे, एकदम आराम करे, बिना किसी चिंता के आराम करे। तो ये आपके एक टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो अगर मैं यहां पर आपके साथ में डिस्कस करूं आर्गॉन, तो बेटा आर्गॉन नाम की नोबल गैस, जो हम लोग आर्गॉन नाम की नोबल गैस की बात करते हैं, उसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। तो उसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन है एंड 18 प्रोटॉन्स है। तब आप देखो अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाहर में 8, तो 8 और 2 10, फिर ये 11 12 13 14 15 16 17 18। आउटर मोस्ट शेल में आप गिन सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल स्टेबल है, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा ध्यान रखना एक एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहता है। अगर कम होंगे तो वो उसको कैसे भी करके उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये आपकी नोबल गैस होती है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए सो दैट वी कैन मूव ऑन। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि आप अपनी इसको कॉपीज में लिख सको, अपने नोट्स में लिख सको। ठीक है, अब सर एक बार हमें यह बता दीजिए कि एक एटम के अंदर ये जो आपने के शेल बनाया, एल शेल बनाया, एम शेल बनाया, किसमें कितने एटम्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये आप मान लीजिए न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, फिर ये आपका के शेल, के, फिर एटम में एल, फिर एम, फिर एन। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा के शेल में आते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी सब में 8, बाकी सब में 8, कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत? के शेल में 2 आते हैं, बाकी सब में 8। यहां तक समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब अपन चलते हैं नोबल गैस के अलावा और 2 टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल। तो वो कैसे होते हैं? पहले जरा इसको एक बार जल्दी से लिख लो कॉपी में। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने कुछ मेटल्स के नाम लिखूंगा एक तरफ, और एक तरफ आपके पास में कुछ नॉन मेटल्स के नाम लिखूंगा। ठीक है, चलिए तो इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां लिख लेते हैं हम लोग हमारे मेटल्स, यहां पर अपन लिखेंगे मेटल का नाम,
फिर हम देखेंगे उसके K शेल में, उसके L शेल में और उसके Ln में किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर यहां पर अपन लिखेंगे आपका नॉन मेटल, फिर हम यहां लिखेंगे नॉन मेटल का नेम, फिर नॉन मेटल के नेम में K, L, M और N शेल। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब मेरे पास में लेट्स से यहां पर है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन। हाँ, लेकिन अगर मैं कह दूं कि क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज भी है, तब इसका मतलब क्या होगा, तब इसका मतलब यह होगा कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, एक माइनस चार्ज का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग के ले आया और अब इसके पास में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, इस पर एक प्लस चार्ज है, तो एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही हैं, लेकिन एक प्लस चार्ज का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। समझ गए बात को, ये आयोनिक या ये आयंस का केस है। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जाता है तो कैटायन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है तो एनायन बनता है। इस पॉइंट को भी जरा नोट कीजिए, इस पॉइंट को भी जरा नोट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब आप लोग सब जानते हो कि जो मेटल्स होते हैं, हमने हमेशा मेटल्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। याद करो, हमने इस चैप्टर की शुरुआत में बात की थी कि हमारे पास में मेटल के पास में लस्टर होता है, मेटल ब्लैक ग्रे कलर का दिखता है, लेकिन मेरे पास में आयोडीन नाम का एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसके पास में लस्टर भी है और वो ग्रे कलर का भी है। तो क्या आयोडीन को मैं मेटल मान लूं? नहीं। तो फिर किसी को मेटल और किसी को नॉन मेटल कब माना जाता है? वो तब माना जाता है जब मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़े और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या शेयर करे। ये बात ध्यान रखिएगा, तभी इसे नॉन मेटल माना जाएगा। नॉन मेटल कब माना जाएगा? या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या तो शेयर करे, और मेटल हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करेगा? देखो, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 8 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 और 8 10। इसमें आने चाहिए थे कितने? 8, पर है कितना? 1। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं पोटेशियम की। एटॉमिक नंबर 19, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 8 16 और 2 18। 18 के बाद अभी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसके एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अपन एक बात ले लेते, चलो यहां पर मैग्नीशियम उठा लेते हैं। एटॉमिक नंबर 12, सो 2 8 और 2। चलो कैल्शियम उठा लेते हैं, एटॉमिक नंबर 20, सो 2 8 8 2। अब इसका मतलब क्या है? सोडियम में ये वैलेंस शेल है, मैग्नीशियम में ये वैलेंस शेल है, यानी सोडियम और मैग्नीशियम में m वैलेंस शेल बन के आया, और पोटेशियम एंड कैल्शियम में n वैलेंस शेल बन के आया। तो ये इनके वैलेंस शेल हो गए। अब रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? रूल हमेशा ये कहता है दैट एवरी एटम ट्राइस, क्या ट्राई करता है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्या करता है? अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करता है। व्हाट इज ऑक्टेट? दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब तुम खुद सोचो, समझना, आप एक गेम खेल रहे हो, आप एक गेम खेल रहे हो, उस गेम का नाम है स्टॉप। जैसे मैं एक गेम खेल रहा हूं, आपने मुझे बोला स्टॉप, तो मैं स्टॉप हो गया।
मृत्युंजय सर स्टॉप, मैं स्टॉप हो गया। ओके मृत्युंजय सर मूव, मैं मूव हो गया। समझ में आया स्टॉप? समझ लो मैं स्टॉप हो गया, लेकिन मैं ऐसा मुड़ गया तो मैं हार गया। अब आपने मुझे पनिशमेंट दी। क्या पनिशमेंट दी? कि गौर से देख, इस क्लास में सारे बच्चे बेंच पर बैठे हुए हैं। हाँ, तुझे 8 बच्चे जो बेंच से खड़े हुए हैं, तुझे उन 8 बच्चों को जो ऐसे बेंच पर खड़े हुए हैं उनकी पीठ पर जाकर ऐसे 7 मुक्के मारने। भुशुम 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 भुशुम। तो मैं 7 मुक्के मार लूंगा, लेकिन मेरे लिए बड़ा टास्क क्या है? इस 8 बच्चों की क्लास में 8 बच्चों को बेंच पर खड़ा करना और मुक्के मारना। टफ टास्क है, टफ टास्क है। जब मैंने नजर घुमाई तो मुझे उन बच्चों में से, क्लास में 8 ही बच्चे मेरे को छोड़कर और मेरे दोस्त को जिसने मुझे हराया गेम में, 8 बच्चे और हैं, मतलब टोटल क्लास में 10 बच्चे मान लो, 8 बच्चे और सीट पर बैठे हुए, उसमें से एक बच्चा खड़ा हुआ दिख रहा है। तो मैंने मेरे दोस्त को लूंगा, देख वो खड़ा हुआ है, मैं उसको तो मुक्के मार लूंगा, लेकिन बाकी 7 मेरी बात सुन के खड़े थोड़ी होंगे। मैं कोई क्लास का मॉनिटर या मैं कोई क्लास का टीचर थोड़ी हूं जो मुझे देखे गुड मॉर्निंग सर करके खड़े हो जाएंगे, है ना? वो तो बैठे रहेंगे। अच्छा, मैं उनको खड़े करने को बोलूंगा कि तू भाई खड़ा हो, तो वो मेरी बात मान के बोलेगा अच्छा अच्छा मैं खड़ा हो जाता हूं, ले बेटा मेरे को मुक्के मार ले। कोई खड़ा नहीं होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो इस केस में कुछ ऐसी सिचुएशन है, सोडियम को चाहिए कि एम शेल में, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अभी उसके पास में एक ही है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और लेकर आना है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन और लेकर आना है। मेरी जैसी हालत है कि एक बच्चा तो खड़ा है, उसको 7 बच्चे और खड़े करके उनको मुक्के मारना है, तभी मैं गेम जीतूंगा। अदरवाइज मुझे मेरे दोस्त को बोलना पड़ेगा कि तू मुझसे 1 रुपए ले ले या तू मुझसे 100 रुपए ले ले और मुझे माफ कर। सोडियम क्या बोलेगा, यार 1 इलेक्ट्रॉन तो है, अब 7 कहां से लाऊंगा? 7 इलेक्ट्रॉन लाने की मेरे पास में ताकत नहीं है। तो ये क्या बोलेगा, तू मेरा ये इलेक्ट्रॉन ले ले और मामला रफा दफा कर। तो सोडियम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। समझ में आ गई बात? तो सोडियम क्या करेगा, इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करने की सोचेगा, रिलीज। अच्छा, जब इसको रिलीज करेगा तो इसमें इसका क्या फायदा? जब ये रिलीज हो जाएगा, तब जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो अब एम शेल खाली। अब जो शेल खाली हो जाता है फिर वो वैलेंस शेल नहीं बचता। अब क्योंकि ये शेल खाली हो गया है, अब ये वैलेंस शेल नहीं है, अब ये वैलेंस शेल हो गया है। और अब आप खुद देख रहे हो कि सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देने के डिसीजन से उसके पास में एक बड़ा अच्छा वैलेंस शेल आ चुका है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। बड़े आराम से वो स्टेबल हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक वही का वही रिलीज ये करेगा पोटेशियम। पोटेशियम भी बोलेगा कि ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है मैं इसको रिलीज कर देता हूं, जिससे अब ये वैलेंस शेल नहीं बचेगा, अब मेरा वैलेंस शेल बन जाएगा एम, में स्टेबल हो गया। सेम मैग्नीशियम करेगा। अब मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन लाना से मुश्किल है, 6 इलेक्ट्रॉन लाने से अच्छा है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना। तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। यहां पर मामला खाली, ये बन गया वैलेंस शेल, मच्चानी लाइफ। ये भी कैल्शियम सोचेगा 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 लाने से अच्छा 2 को भगा दो और अंदर वाले शेल को कंप्लीट कर लो। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, 1 या 2 होते हैं, और उन्हें रिलीज करके अंदर वाले शेल को ऑक्टेट बनाना, अंदर वाले शेल को कंप्लीट दिखाना आसान है, इजी है, बजाय 7 इलेक्ट्रॉन के या 6 इलेक्ट्रॉन मांग के लाना। और मेटल जैसे एटम के लिए, मेटल जैसे एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन खींच के लाना
नामुमकिन होता है, इसलिए वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना। चलिए वैसे अपन अब कुछ यहां पर नॉन मेटल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, देन आपके पास में यहाँ पर क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17। इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लोरीन के पास 2 7, ऑक्सीजन के पास 2 6, क्लोरीन के पास 2 8 7। अब आप देखिए इनके वैलेंस शेल को। भाई फ्लोरीन के एल नाम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के एम नाम के वैलेंस शेल में 7 है और ऑक्सीजन के 2 हैं। अब आप एक बात बताओ, अब यहां पर मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि इस क्लास में जो 7 बच्चे बैठे हुए हैं तू उनको मुक्के मार दे। इस क्लास में 8 बच्चे हैं, इन 8 बच्चों को पहले सीट पर बैठा और इनकी पीठ पर मुक्के मार। अब जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे टास्क दिया, अचानक से टीचर क्लास के बाहर चली गई। सारे बच्चे जो खड़े होकर उसे विश करते गुड आफ्टरनून मैडम, बच्चे मैडम के जाने के बाद बच्चे बैठ गए। सिर्फ एक ही बच्चा खड़ा था और अब 7 बच्चे बैठ गए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं मेरे दोस्त को बोलूंगा कि तू 100 रुपए रख और मेरे को माफ कर, मैं 7 बच्चों को पहले जाके मुक्के मारूंगा। फिर कोशिश करूंगा कि वो जो एक बच्चा है उसको बोलूंगा भाई बैठ जा, प्लीज बैठ जा, उसको कुछ बेवकूफ वगैरह बना के बैठाएंगे और उसको मुक्के मारेंगे। तो ये लोग क्या बोलेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इन 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर भगा के इसको वैलेंस क्यों बनाऊं? जब मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अरेंज कर लूंगा। तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसी को वैलेंस शेल रखेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सिमिलरली ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसी वजह से नॉन मेटल्स यूजुअली या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और आगे मैं आपको सिखाऊंगा अगले चैप्टर में कार्बन जैसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो अपन सीखेंगे वहां पर ऐसा क्यों। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यही कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेंगे। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नॉन मेटल को और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मेटल से, और इस एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होगा, जो फोर्स डेवलप होगा, उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो दे विल रिएक्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आप लोगों को इसका स्टेटमेंट लिखवा सकूं। ठीक है, उलगुले उलउले इलेमु इनेमु, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों को पूरी चीज बड़े अच्छे तरीके से अपनी खुद की प्यारी प्यारी लैंग्वेज में समझ में आ गई है एंड आई होप आप लोग अब इसे पढ़ सकोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट मेटल्स बीइंग वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है, मेटल्स बीइंग वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड non-metals being good electron acceptors will react with each other, so that metal बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सो मेटल बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट, वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। व्हाट इज ऑक्टेट, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, भाई मेटल से इलेक्ट्रॉन आ रहा ना नॉन मेटल के पास, सो नॉन मेटल बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लो सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसके पास में आया क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2
7 तो अब क्या हुआ, सोडियम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक डॉट का मतलब मैंने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बनाया, और हम लोग सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। इसके पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर क्या केस बनेगा, देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसलिए सोडियम पर आ गया प्लस चार्ज, और क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए क्लोरीन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन जो वो सोडियम से लेकर आया उसको मैं लाल कलर से बना देता हूं 8। इस वजह से क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर सोडियम क्या बन गया, पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अब बचा 2 8, ये क्या हुआ 2 8 8। अब इसका ये वैलेंस शेल हो गया, इसका यही है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया कैटायन, आयन विद अ पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया एनायन, एनायन विद अ आयन विद अ नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, हम लोग सब जानते हैं केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो यहां पर क्या होगा, ड्यू टू दिस मेटल फॉर्म्स कैटायन एंड नॉन मेटल forms anion. Hence, attracted by, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उस फोर्स का नाम क्या होगा, उस फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आयोनिक फोर्स। एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से या आयोनिक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और इस बॉन्ड को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। समझ में आ गया। तो यह तरीका है आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है या जो फोर्स बनता है उसका। इसका एक नाम और अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स, भाई बॉन्ड और कुछ नहीं है, यह बॉन्ड कोई रियल में थोड़ी दिखता है कि सोडियम पोटेशियम के बीच में से लकड़ी लगा दी। अट्रैक्शन है, जैसे दो मैग्नेट होते हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का साउथ पोल, जब तुम पास में लाते हो तो कैसा दोनों अट्रैक्ट करते हैं। तो तुमको बीच में कुछ दिखता है क्या, दोनों के कुछ खींच रहा है, तो हाथ निकला मैग्नेट में से और दूसरा मैग्नेट को खींच रहा है, आजा आजा आजा, सिर्फ फील होता है। वैसे कैटायन और एनायन के बीच में एक फीलिंग आएगी, एक अट्रैक्शन का फील क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। क्या है इसमें, क्या है, बहुत घटिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर एक एग्जांपल अपन और डिस्कस कर लेते हैं, नोट करो, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ये एग्जांपल, ठीक है, ये समझ में आ गई आपको पूरी बात, आपने थ्योरी लिख ली। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आप इसको लिख लीजिएगा बाद में। एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो यहां तो सोडियम है, अब मान लीजिए आपके पास में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 तो यहां पर आप ऐसा बनाएंगे, दो डॉट, मैग्नीशियम के ऊपर और नीचे आप दो डॉट बनाएंगे। इन दो डॉट का क्या मतलब है कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि यहां पर तुम्हारे पास में क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन मैग्नीशियम चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके मैग्नीशियम के पास में एक नहीं 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, और दोनों ही क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को देगा। क्या है बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? करेक्ट। तो अब यहां पर मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2,
इसलिए इसके ऊपर कितना आएगा, +2 चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे उतना प्लस चार्ज, और कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 2s। एक बॉन्ड इधर बनाएंगे क्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड बनाएंगे इधर क्लोरीन के साथ, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नेगेटिव चार्ज इस पर, एक नेगेटिव चार्ज इस पर। तो ये बन गया आपका MgCl2। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, MgCl2 इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कंपाउंड अब बना सकते हो, दैट इज वेरी इजी, हलवा है ये। ठीक है, चलो तो अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं इन आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आयोनिक कंपाउंड्स। आपके इन आयोनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जब कभी भी किसी केटायन और एनायन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनता है, यानी जब एक पॉजिटिव चार्ज किसी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो दैट मीन्स ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जो तुम्हारा इलेक्ट्रोवेलेंट अट्रैक्शन है, तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो ऐसा आप लिखेंगे दैट बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आप क्या लिखेंगे, बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या आप ऐसा लिखेंगे अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, the cation and anion are held so strongly, इतना ज्यादा स्ट्रांगली इनको पकड़ लिया जाएगा, स्ट्रांगली, दैट दे एग्जिस्ट एज अ वेरी हार्ड सॉलिड। मतलब आपके पास में जो भी आयोनिक कंपाउंड होंगे वो बहुत ज्यादा हार्ड और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये जो हमारा अभी कमरे का तापमान है, यानी अभी इस करंट पोजीशन में आपके पास में जो भी कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड है वो आपको किस फॉर्म में दिखेंगे, सॉलिड फॉर्म में ही दिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत 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 ज्यादा हाई होता है, क्योंकि केटायन और एनायन के बीच में एक बड़ा खतरनाक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये इतना ज्यादा सॉलिड है, इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और बड़े हार्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तीसरी बात, देखो एक बात बताता हूं मैं, प्रिंसिपल एक याद रखना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक प्रिंसिपल है बेटा ये अपनी केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं इसको, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा है वो उसके जैसे में डिसॉल्व होगा। तो जैसे मैं बात करूं आयोनिक कंपाउंड की, NaCl की, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Mg डाई पॉजिटिव Cl नेगेटिव, देन आपका Ca डाई पॉजिटिव Cl2 नेगेटिव। तो ये सब आप देख रहे हो, इसमें एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है और एक एंड पर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है पोलर कंपाउंड्स। क्या बोला जाता है, पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके एक एंड पर पॉजिटिव और एक एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर मैं बात करूं आपसे वाटर की, तो प्यारे बच्चों वाटर कुछ ऐसा दिखता है, देखो H2O, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के ऊपर आपको हल्का सा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। यहां पर ध्यान रखना, दिस साइन मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब स्मॉल, मतलब जैसे यहां पर कैल्शियम या पोटेशियम के ऊपर पूरा +1 चार्ज है ना, और यहां पर कैल्शियम पर
सॉरी क्लोरीन पर पूरा माइनस चार्ज है, वैसे यहां पर हाइड्रोजन पर पूरा प्लस चार्ज नहीं है, हल्का सा प्लस चार्ज है, इस पर भी हल्का सा प्लस चार्ज है और इस पर हल्का सा माइनस चार्ज है, लेकिन चार्ज तो है। इस वजह से वाटर को भी क्या कंसीडर किया जाता है, पोलर। वाटर इज ऑल्सो अ पोलर कंपाउंड, तो वाटर भी पोलर और तुम्हारे आयोनिक कंपाउंड भी पोलर, इसलिए ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, ये लोग सॉल्यूबलाइज हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? लेकिन उसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास में पेट्रोल है, बट नॉट इन पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन एक्सेट्रा, इन कंपाउंड्स के अंदर ये सॉल्यूबलाइज नहीं होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों, इतने पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। चलिए देन चौथी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी और हमारे टॉपिक का, हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट, फिर हमारा टॉपिक खत्म। चौथी प्रॉपर्टी इज देयर कंडक्टिविटी। प्यारे बच्चों, कंडक्टिविटी का मतलब आप लोग सब जानते ही हो, जैसे आपने बटन दबाया तो पंखा चालू, बटन दबाया तो लाइट चालू, मतलब जैसे बटन दबाया तो तार में करंट फ्लो हुआ और पंखे तक पहुंचा और पंखे को करंट मिला तो पंखा घूमने लगा। तो यहां पर तार के अंदर, वायर के अंदर, मेटल के अंदर कंडक्टिविटी है। तो क्या आपके आयोनिक कंपाउंड कंडक्टिविटी करते हैं? तो इसका आप जवाब लिखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड फॉर्म। जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे दे आर वेरी बैड कंडक्टर्स, बट दे बिकम्स गुड कंडक्टर। लेकिन ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं कब? इन मॉल्टन और एक्वस फॉर्म। मॉल्टन और एक्वस फॉर्म में ये गुड कंडक्टर बन जाते। तो सर कंडक्टिविटी के पीछे कारण क्या है? देखो कंडक्टिविटी का मतलब समझो, ये तुम्हारी क्लास में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक लड़का एक लड़की दूसरे को पसंद करने लगे। अब ये बात एक लड़के को पता चली, अब वो लड़का कैसा, बिल्कुल फोकटा, उसको कोई काम नहीं है। वो एक लड़का ऐसा है जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में जो आंटियां होती है, हमारी कॉलोनी में जो आंटियां होती, जो एक इस घर में बैठी, फिर उठ के गई, फिर दूसरे के ओटले पर बैठ गई, फिर यहाँ गई, फिर तीसरी के घर पे जाकर बैठ गई, फिर चौथे के घर पे जाकर बैठ गई, और ये सब एक दूसरे के घरों में जा जाके बैठती हैं। तो इनका काम क्या था? गॉसिप करना। मतलब जितने वेल्ले होगे, जितने फोकटे होगे, जितने फ्री होगे, उतनी चुगली लगाओगे। तो वो लड़का क्योंकि वेला है, फोकटा है, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है, तो वो जाके दूसरे को लोग, फिर वो लोग है जिसको उसने बात बताई वो भी वेला, तो वो जाके तीसरे को लोग, उनका चल रहा है, पसंद करते हैं, वो जाके चौथे को बोलेगा। ऐसा करते करते पूरे स्कूल में फैल गई, कंडक्शन हो गया, बात फैल गई, करंट फैल गया। समझ रहे हो? बात फैल जाए तो बात क्यों फैल रही? क्योंकि यहां पर लड़के वेले हैं, लोग फोकटे हैं। ठीक उसी प्रकार सॉलिड और मॉल्टन केस में आयोनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस आ जाता है मैं आपको बता दूं। जब सॉलिड फॉर्म में यह होता है तब कैटायन और एनायन एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर चिपके हुए होते हैं। सॉलिड फॉर्म में कैटायन और एनायन एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, इसलिए यहां पर कोई फ्री आयन नहीं होता। इन सॉलिड फॉर्म देयर इज नो फ्री आयन बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड होने की वजह से। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, बेटा यहां पर मॉल्टन का मतलब आपने मेल्ट कर दिया और एक्वस का मतलब आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो जब ये मॉल्टन फॉर्म में जाएगा तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। अब इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहा, तो यहां पर आपके पास में फ्री आयन हो गए। देयर आर फ्री आयन डेवलप्ड इन मॉल्टन फॉर्म एंड
एक्वस फॉर्म, तो मॉल्टन और एक्वस फॉर्म में फ्री आयन होने की वजह से दे बिकम्स कंडक्टर, और सॉलिड फॉर्म में कोई फ्री आयन ना होने की वजह से दे बिकम बैड कंडक्टर। बस दैट्स इट, समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। बस ये बात है आपके कंडक्टिविटी की और प्रॉपर्टी की। इसको जरा जल्दी से देखो, देख लो, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी तरीके की। तो गाइस ये 4 प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड्स की हम लोग याद रखेंगे, और आज जो टॉपिक पढ़ाया यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग इसके आगे अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल को अर्थ से कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको क्लीन किया जाता है, कैसे उसको प्यूरिफाई किया जाता है, और कैसे उसको मार्केट में लाया जाता है, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अब आप मान के चलिए अगले 2 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। हम लोग 75% तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब का बटन दबा के रखो ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको मिल जाया करे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस, सायोनारा।